हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो है अवध का मैराथन क्लास लेकर चल रहे हैं और कल हम लोगों ने अवध का जो सेकंड पेपर होता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसका जो है फर्स्ट पार्ट किया है। आज हम सेकंड पार्ट उसका करेंगे, मतलब कि आज हम इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें जो जो टॉपिक कल रह गया था, आज सारे के सारे टॉपिक को देखेंगे। उससे रिलेटेड जो चैप्टर जो भी क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर देखेंगे। तो आज ये सारी चीजें करके हम लोग आज पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। फिर कल जो है पेपर 3 का जो है मैराथन क्लास होगा। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आपको एग्जाम से पहले सब आपका कंप्लीट कर दें। जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है फ्रेंड्स, अगर आप उतना क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 60 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गया है। ये मैं लिख कर दे रही हूँ। 80 आउट ऑफ 80 का मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 60 to 70 तो आप लोग 100% लेकर आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या किए हैं कि पूरा क्वेश्चन को पहले के जो क्वेश्चन बैंक है उससे हम लोगों ने पहले वो निकाला है सारा क्वेश्चन। उसके बाद आपके सिलेबस से मैच किया है। सिलेबस को आप लोगों से ही मांगा था, आप लोगों ने सिलेबस दिया। उससे मैच करने के बाद जो है हम लोग फिर ये मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। सारे मटेरियल आप लोगों के लिए जो है इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो आई होप कि ये यूजफुल हो, क्योंकि इतना मेहनत अगर कर रहे हैं तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अभी इसका अवध का मैराथन चल रहा है। उसके बाद बहुत जल्द जैसे ही अवध का क्लास खत्म होगा वैसे हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का फ्रेश बैच ही स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली 20 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जा रहे हैं हम लोग कि नहीं कर पा रहे। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है इसमें, क्योंकि सारे मटेरियल को इकट्ठा करना फिर उसको ये वीडियो बनाना, उसमें टाइम लग रहा है। तो लेकिन जब भी ये खत्म होता है अवध का तो हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का फ्रेश क्लास स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल हो रहा है, जो कि हमारा मेन मोटो है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। और जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है उनको शेयर करके पहुंचाइए, ताकि उनके लिए यूजफुल हो। बस यही हमारा मकसद है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 है। हाँ, हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने जो है ये क्रिएटिविटी को किया है, सृजनात्मकता को। उसके बाद का जो आप लोग का चैप्टर आता है वो आता है एप्टीट्यूड का, अभिरुचि का। रुचि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसमें इस तरह में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसका आंसर यही होगा। ये आप ध्यान में दीजिएगा। अभिरुचि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? रुझान क्या है? रुझान परीक्षा की उपयोगिता सीमाओं का वर्णन करें। इसको हम लोग एप्टीट्यूड को अभिरुचि कहा जाता है, आपका जो है रुझान कहा जाता है। तो ये सारे जो है सिमिलर वर्ड्स है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड आ जाए या फिर अभिरुचि से रिलेटेड या रुझान से रिलेटेड किसे कहते आ जाए, आपको आंसर यही लिखना है। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं ये लेकर के इसलिए आई हूं क्योंकि स्टार्टिंग जो हम करते हैं इंट्रोडक्शन, वो थोड़ा सा वर्ड्स के साथ, लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूं। अदरवाइज मेरे लाने का कोई ये नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि यहां से देखिए, इस प्रकार के कथन व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं से परिचय कराते हैं। इन योग्यताओं के आधार पर व्यक्तियों का विशेष क्षेत्रों में रुझान ढूंढा जाता है। इन्हें अभिरुचि का पता लगाने का परीक्षण का विकास कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो कि बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनका कमांड होता है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी है। मतलब वो आपको बोलते हैं ना, अट्रैक्ट कर ले अपनी बातों से। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं इसको वर्ड्स के साथ खेलना बहुत आता है। तो ये सारी जो कला होती है, जिसमें एक अच्छा वक्ता जो होता है उसको हम लोग एप्टीट्यूड से उसको काउंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, हमने प्राय अध्यापकों को ऐसा कहते सुना है कि वह व्यक्ति जो जन्मजात कलाकार है। सोहन गणित में विशेष योग्यता रखता है। मोहन एक अच्छा वक्ता है। इस प्रकार के कथन व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं से परिचय कराता है। इन योग्यताओं के आधार पर व्यक्तियों का विशेष क्षेत्रों में रुझान ढूंढा जाता है। रुझान का मतलब होता है एप्टीट्यूड, रुचि।
उसका इंटरेस्ट जो है पर्टिकुलर किस क्षेत्र में, किस एरिया में है। जैसे अगर मुझे इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश के क्षेत्र में मेरा है, लिटरेचर के क्षेत्र में है, मैं चाहूंगी कि मैं पोएम लिखूं या फिर ये सारी चीजें, मेरा अपना क्षेत्र अलग हो गया। किसी को मैथ्स पसंद है, गणित पसंद है, तो ये होता है एप्टीट्यूड। वो पसंद जो होता है उसको रुझान कहते हैं। इन्हीं प्राकृतिक रुझानों या योग्यताओं को अभिरुचि या अभियोग्यता भी कहा जाता है, या एप्टीट्यूड का कह दिया जाता है। बुद्धि के अतिरिक्त अभिरुचि व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बुद्धि तो ऑफ कोर्स है ही इंटेलिजेंस, लेकिन इसके अलावा अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, जो हॉबी भी बोलते हैं हम लोग, ये इंसान का एक इम्पॉर्टेंट जो है लक्षण होता है, जो किसी पाठ्यक्रम अथवा व्यवसाय में सफलता की भविष्यवाणी कर सकता है। अभिरुचि का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षणों का विकास किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि किस इंसान को किस चीज में अभिरुचि है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो बोलेंगे अरे नहीं मुझे तो सब पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, डांस करना पसंद है। लेकिन एक्चुअल में जो है किसको कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको करने के लिए वो ना लॉस ना प्रॉफिट ये सब चीज ना देखे और वो चाहेगा कि नहीं मुझे ये करना ही है, वो होता है अभिरुचि। ऐसा नहीं कि मुझे सब पसंद है करना, अरे खाली टाइम मिला है तो ये भी कर लेते वो भी करते, वो चीज नहीं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि आप चाहते हैं अपने दिल से कि उसमें काम करे, उस क्षेत्र में काम करे, वो अभिरुचि होता है, वो रुझान होता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कि पता चले कि इंसान में कौन सा जो है कौन से क्षेत्र को लेकर के अभिरुचि है या एप्टीट्यूड है। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा अर्थ के थ्रू देखते हैं। अभिरुचि का अर्थ वैरन ने बताया है। देखिए मैं यहाँ पे वैरन, ट्रैक्सलर, सुपर, ये जो है 3 लोगों का लेकर आई हूं जिसको आपको लिखना होगा एग्जाम में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई फिलोसफर का है तो उनका भी आप लिख सकते हैं। वैरन का क्या कहना है, अभिरुचि वह दशा या गुणों का रूप है जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करता है जो प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं के साथ सीखता है, जैसे भाषा बोलने या संगीत उत्पादन की योग्यता है। ये किसका मानना है, वैरन का मानना है। An aptitude is a condition or set of characteristics regarded as a symptomatic of an individual's ability to acquire with training some knowledge, skill, or set or responses such as the ability to speak a language, to produce music. तो ये इनके अकॉर्डिंग जो है एप्टीट्यूड इस तरह का होता है जिसमें इंसान को उस और संकेत करता है, इंसान को उस टैलेंट की ओर संकेत करता है जो ट्रेनिंग या फिर किसी भी तरह का आप बोले कि कोर्स करने के बाद वो ज्यादा निखर जाता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग रुझान या एप्टीट्यूड होता है। ट्रैक्सलर के अनुसार है अभिरुचि वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। Aptitude is a present condition which is indicative of an individual's potentialities for the future. सुपर के अनुसार जो है इन्होंने विशेषता ही बता दी है। इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिसिटी, एकात्मक यानी कि यूनिटरी कॉम्पोजिशन, सीखने में सुविधा, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, ये जो चीजें होती हैं वो अभिरुचि के अकॉर्डिंग होती है। अभिरुचि की ये 4 विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि ये जो विशेषता लिखी गई है ये किसका है, बिंघम ने बोला है। बिंघम के अनुसार अभिरुचि की निम्नलिखित विशेषता, देखिए विशेषता भी आ जाएगा ना कि अभिरुचि की विशेषता बताइए, तो यहाँ पे वहां पे आप लोगों को ऑथर का नाम नहीं दिया रहेगा, तो या तो आपको सुपर वाला अगर विशेषता याद हो तो वो लिख दीजिए, अगर आपको बिंघम वाला विशेषता याद है तो वो लिख दीजिए, लेकिन विशेषता को छोड़िएगा मत। अलग से विशेषता के लिए क्लास नहीं होता है या अलग से विशेषता के लिए कुछ आता नहीं है, इसी में से आपको पॉइंट चुन चुन कर लिख देना है। यहाँ पे देखते हैं विंघम ने क्या क्या है। किसी व्यक्ति की अभियोग्यता या अभिरुचि वर्तमान दशा या गुणों का समुच्चय है जो उसकी क्षमताओं की ओर संकेत करता है। ठीक है। सेकंड बताया अभिरुचि किसी कार्य में संभाव्य योग्यता से भी अधिक है। अभिरुचि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट है। अभिरुचि भविष्य की ओर संकेत करती है। तो यहां तक उनका है, विंघम का है। अब यहाँ पर उन्हीं लोगों के
जो विशेषता है या परिभाषा के आधार पर यहाँ पे और भी विशेषताएं और या परिभाषाएं उसके बारे में, अभिरुचि के बारे में निकल कर आ रही हैं। पहला क्या है, अभिरुचि व्यक्ति की किसी कार्य या व्यवसाय को करने की योग्यता का संकेत मात्र ही है। यह वर्तमान वस्तु स्थिति है जिसका संबंध भविष्य से है। अभिरुचियां बहुतायत होती हैं। ये एक विशेष आयु स्तर से पहले निर्मित नहीं होती, क्योंकि देखिए हम जब तक छोटे हैं तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम एक्चुअली में करने वाले क्या है। इसको करने के लिए हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं फाइंड आउट करने के लिए इसको एक्चुअल में इंटरेस्ट कहाँ पे है, एक्चुअल में ये जो इसकी एप्टीट्यूड है वो किस चीज में है। इसके लिए पेरेंट्स और टीचर भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं तो पता चलता है। तो ये एक टाइम के बाद ही पता चलता है। अभिरुचि वंश तथा वातावरण का गुणनफलन है। दूसरे शब्दों में ये दोनों ही तत्व अभिरुचि को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वंश तथा वातावरण, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स में जो अभिरुचि है, पेरेंट्स में जो एप्टीट्यूड है वो बच्चों में भी आ जाता है। अगर पेरेंट्स को पसंद है म्यूजिक तो और वो सिंगिंग करते हैं तो बच्चों में भी वो देखकर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन हो जाता है। यहाँ पे वातावरण की बात हुई है, एनवायरनमेंट की। अगर बच्चा जो है ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ पे म्यूजिकल एनवायरनमेंट है तो अपने आप उसमें भी वो अभिरुचि पैदा हो जाती है। तो अभिरुचि पैदा होने के लिए वंश यानी कि हेरिडिटी और वातावरण दोनों एक कारण बन जाते हैं। फिर है अभियोग्यता या अभिरुचि पर शिक्षा, प्रशिक्षण और परिस्थिति का कुछ प्रभाव पड़ता है। यह निश्चित ही इनमें शीघ्रता से परिवर्तन संभव नहीं है। अभिरुचि में संभावित योग्यता, कौशल तथा ज्ञान आदि में प्रवीणता प्राप्त करने की तत्परता तथा इन क्रियाओं को ग्रहण कर लेने के पश्चात संतुष्टि, यह सब समाहित है। तो यहाँ पे 7 विशेषताएं जो है निकल कर आई हैं, अदरवाइज 4 वहां पे है, फिर उधर है, तो सारा मिला करके आपको यहाँ पे 7 मिला है। तो अगर विशेषता लिखने को आएगा तो यहां से आप लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभिरुचियों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं एप्टीट्यूड, आप लोग का इंटरेस्ट कितने तरह का हो सकता है। यहाँ पे विंघम के अनुसार, विंघम ने बताया है कि एप्टीट्यूड फॉर मैनुअल ऑक्यूपेशन, दस्तकारी कार्यों की अभिरुचि। देखिए यहाँ पे ना क्षेत्र डिवाइड कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को जो है ऐसा काम करने में पसंद होता है जो दस्तकारी हो, या फिर जो है कोई हो सकता है कि उनको जो है ऑफिशियल वर्क करने में अच्छा लगता हो। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एयरफोर्स, आर्मी बैकग्राउंड बहुत पसंद आता हो, वहां का काम करना चाहते हैं। कुछ होते हैं उनको म्यूजिकल चीजें जो है ज्यादा पसंद आती है, कुछ को डांस। तो इस तरह से क्षेत्र जो है अलग अलग होता है। तो फर्स्ट जो है दस्तकारी कार्यों की अभिरुचि, एप्टीट्यूड फॉर मैनुअल ऑक्यूपेशन। कलर के कार्यों में अभिरुचि, कलर की ऑक्यूपेशन। शिक्षण कार्य में टीचिंग, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, ये भी है। तो ये मुझे है, ऑफ कोर्स आई कैन से कि मुझे जो एप्टीट्यूड है वो टीचिंग का एक पैशन है जो मैं कर रही हूँ, जिसको मैं पूरा कर रही हूँ। फिर एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक में, आर्ट में भी बहुत लोगों को होता है। फिर है एप्टीट्यूड फॉर मेडिकल प्रोफेशन, एप्टीट्यूड फॉर लीगल प्रोफेशन, एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग, फिर एप्टीट्यूड फॉर स्किल ऑक्यूपेशन। ये किसके अनुसार है? ये है हमारे विंघम के अनुसार। अब कैले के अनुसार क्या है? कैले ने इसको अलग ही वे में इसको जो है कैटेगराइज कर दिया। पहले मौखिक, वर्बल में किया है, संख्यात्मक, स्थान संबंधी, स्पेशियल, गति संबंधी, संगीतात्मक, सामाजिक और यांत्रिक। इन्होंने इस टाइप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इसका मीनिंग। अब आगे देखते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आते रहता है, मापन, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कहाँ पे और किन चीजों में इंटरेस्ट है। तो अभिरुचि मापन के लिए भी अभिरुचि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। हल ने अभिरुचि परीक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया है। एक अभिरुचि परीक्षण द्वारा इस बात की खोज की जाती है कि किसी व्यक्ति में एक विशेष व्यवसाय सीखने अथवा एक विशेष कौशल को ग्रहण करने की कितनी क्षमता है। An aptitude test is a test designed to discover what potentialities a given person has for learning some particular vocation or acquiring some particular skill. ये किसका कहना है? ये कहना है हल का।
विंघम एंड फ्रीमैन ने भी कहा है अभिरुचि परीक्षण वे परीक्षण होता है, अभिरुचि परीक्षण की बात की जा रही है, मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट वे टेस्ट होते हैं जो कुछ मात्रा में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं कि ये इंसान को जो है किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेस्ट दैट विल प्रिडिक्ट सक्सेस टू सम डिग्री, मतलब कि फ्यूचर में जो है किस क्षेत्र में इसको सक्सेस मिल सकता है। अभिरुचि परीक्षणों के प्रकार जो टेस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो। अभिरुचि परीक्षणों में निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है सामान्य अभिरुचि परीक्षण बैटरी, जो मैं बोल रही थी कि हर किसी को, जैसा कि अभी मेरा ही था, तो मैं अब बता रही हूँ कि मुझे टीचिंग में है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे म्यूजिक नहीं पसंद है, डांस नहीं पसंद है, या फिर आउटिंग करना नहीं पसंद है, ये सब भी है। लेकिन जब मुझे मेन अगर बोला जाएगा तो ये होगा। तो ये जनरल जो होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये लोगों को सब चीजों में थोड़ा थोड़ा सा होता है, ये होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। विविध अभिरुचि परीक्षण डिफरेंशियल एप्टीट्यूड, इसमें हमें ये डिफरेंस करते हैं कि कौन से का जो है, अगर इतने चीजें मुझे ज्यादा पसंद है, इसमें से कौन सा मुझे ज्यादा पसंद है वो। विशेष अभिरुचि, अब इसमें से स्पेशल मेरा कौन सा है जिसपे मैं जिसके लिए अगर मुझे वो करने को मिले तो मैं ना प्रॉफिट देखूं ना लॉस देखूं, मुझे मन करेगा कि वही करना है, दैट काइंड ऑफ स्पेशल वन। और इस जैसे कि उसमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले, और मतलब होता है कुछ कुछ काम को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन या खुशी मिलती है, तो होता है विशेष अभिरुचि परीक्षण, उसमें ये फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह के आप समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो गए तीनों, और तीनों को मैं बता चुकी हूँ क्या है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा, और हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है पर्सनालिटी से रिलेटेड। व्यक्तित्व को परिभाषित करें, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, तो इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ क्योंकि व्यक्तित्व से क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तित्व, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। पर्सनालिटी शब्द लतीनी नहीं, लैटिन भाषा के पर्सोना से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा, नकली चेहरा। प्राचीन काल में तथा एक आम या अशिक्षित व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व से अभिप्राय शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि से था। बाहरी गुणों द्वारा प्रभावित करने वाले व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते थे, लेकिन व्यक्तित्व का अर्थ समझने के लिए या व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए अनेक कारक या पक्ष का अपना अपना योगदान है। चलिए, तो इसमें तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी का मीनिंग समझ में आ गया। ये लैटिन भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, और उसका जो वर्ड था पर्सोना, पर्सोना का मतलब होता है नकली चेहरा या मुखौटा। और पहले के टाइम में जो है प्राचीन काल में लोगों का रियली में अगर व्यक्तित्व से बात होती थी तो लंबा चौड़ा कद, अच्छे से मतलब हाइटेड और पहलवान टाइप का, उसको बोलते थे कि हाँ ये भाई इसकी तो पर्सनालिटी है। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है। आजकल पर्सनालिटी का मतलब थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका चेंज हो गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। आइए सबसे पहले देते हैं गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड ने क्या बोला है? गिलफोर्ड के अनुसार निम्नलिखित 4 प्रतिकारकों के कारण ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पर्सनालिटी का निर्माण कैसे होता है? अगर ये क्वेश्चन आता है ये वैसे पर्सनालिटी का निर्माण कैसे होता है, तो 4 कारक है, जो 4 फैक्टर है वो आपको लिखना है। सामाजिक अनुक्रिया, सोशल रिस्पॉन्स। व्यक्ति को सामाजिक अनुक्रिया का प्रभाव माना गया है। एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही व्यक्तित्व कहा गया है। इस दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व पूर्ण माना जाएगा। तो पहला जो उन्होंने बताया सोशल रिस्पॉन्स बताया गया। ऐसा होता है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो दूसरे लोगों को देख करके उसका पहनावा, उसका चलना, उसके बोलने का तरीका, ये सारी चीजों को देख के हम इफेक्ट होते हैं और ट्राई करते हैं, अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने अंदर लाने की, और उसी को व्यक्तित्व बोलते हैं कि दूसरे के पर्सनालिटी से देखकर अगर आप इंप्रेस हो रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, तो वो व्यक्तित्व होती है। सामाजिक अनुक्रिया है ये, और इसमें इन्होंने यही बोला है कि सोशल रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा होता है। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है।
सेकेंड कारक उन्होंने बताया सर्वव्यापी तत्व ओमनिनस। इस विचार के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का योग माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो है फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को जोड़ा गया है, मतलब बहुत सारे फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को जोड़ करके ही पर्सनालिटी बनता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम देखने में तो है बहुत अच्छे गुड लुकिंग है, लेकिन जब दिमाग की बात आ जाती है तो जब हम मुंह खोलते हैं तो फिर सब खत्म हो जाता है, तो वहां पे वो पर्सनालिटी नहीं कही जाती है। थर्ड है संगठन पर बल, इम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन। इस मत के अनुसार व्यक्तित्व तो किसी एक तत्व या शक्ति की उपज या परिणाम नहीं है। यह मत अनेक तत्वों के संगठन पर बल देती है। एक चीजों से जो है पर्सनालिटी नहीं बनती, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिससे कि इंसान की पर्सनालिटी बनती है। संगठन पर बल हो चुका। फोर्थ नंबर है संपूर्ण मत, होल ओपिनियन। इस मत के अनुसार व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व है। समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तित्व उन समस्त गुणों का संगठन है जो कि समाज में व्यक्ति का कार्य तथा पद निश्चित करता है। व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं हो जाता है कि सिर्फ गुड लुकिंग हो या फिर तेज हो, ये इंटेलिजेंस हो, उसको ही हम व्यक्तित्व नहीं बोल सकते, उसकी पर्सनालिटी है ऐसा हम नहीं बोल सकते। उसमें ओवरऑल सारी चीजें आ जाती हैं। और लास्टली अगर बोला जाए तो ये बोला जाता है कि समाज में उसका कैसा कद है, कैसा जो है उसको पद मिला हुआ है, कौन सा कार्य करता है, उससे भी व्यक्तित्व निर्धारित होता है। चलिए आइए देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। ये मैं पॉइंट में लेकर आई हूं, डील आपको खुद से करना पड़ेगा। गतिशीलता, आत्मचेतना, अनुपमता, लक्ष्य निर्देशित, सब एक एक करके मैं भी बताऊंगी। सामाजिकता, एकीकरण, समायोजन की योग्यता, निरंतरता, दृढ़ता, लचीलापन, सुदृढ़ इच्छा शक्ति, मनोदेहिक, ये सब कुछ मैं अभी बता रही हूँ। देखिए गतिशीलता का मतलब होता है कि स्लो ना हो भाई, स्लो बिल्कुल ही ना हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि फास्ट हो, इधर से दौड़े उधर से दौड़े, नहीं, अप्रोप्रिएट हो कि उसको जब जाना है तो हाँ काम करना है। पंक्चुअलिटी जिसको हम बोलते हैं कि हर काम जो है टाइम पे हो, अपने एग्जैक्ट गति के साथ जो है, एग्जैक्ट चीजों के साथ जो है वो अपने काम में ये रहे, पंक्चुअल रहे, टाइम पर रहे। आत्मचेतना का मतलब होता है सेल्फ एनालाइज, उसको खुद से पता होना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, और ये चीजें उसको कॉन्फिडेंस से मिलती है। कॉन्फिडेंस भी होना, आत्म जो है शक्ति जो बोलते हैं, कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, वो आत्मविश्वास वो होना भी जरूरी है। तो आत्मचेतना का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन आत्मचेतना का मतलब होता है। अनुपमता, अनुपमता का मतलब हो जाता है कि ऐसा भी नहीं है कि ठीक है भाई हमें पता है कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी है तो हम तो किसी के सुनने वाले हैं नहीं, हमेशा रेडी रहे, अगर उधर से कोई फीडबैक आ रहा है वैसा तो उसको लेकर के रिमूव करने के लिए, और सुने, सबकी बात सुने और उसके बाद करना तो अपने मन का है। लक्ष्य निर्देशित, मतलब कि अपने गोल को लेकर के फोकस रहे, उसके लक्ष्य उसका क्या है उसको पता रहे कि हाँ ये काम मुझे करना है तो ये करना है, कोई उसको हिला ना सके। सामाजिकता, सोशल भी हो, ऐसा नहीं है कि ईगो में घूमे, घमंड में घूमे और किसी से बात ना करे, वैसा ना हो, सबसे घुल मिल करके रहे, वो सामाजिकता। एकीकरण, सबसे मिला जुला करके रहे, जिसको जहां पे जरूरत हो वहां पे वो काम आए और हेल्पफुल हो, ये है। समायोजन की योग्यता, एडजस्टमेंट, जहां जरूरत पड़े कि उनको एडजस्ट करना है वो एडजस्ट भी करें। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी तो पर्सनालिटी है तो हम तो एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम कर लो, वैसा टाइप का नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट की योग्यता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट एबिलिटी होनी चाहिए, जहां जरूरत लगे वहां पे एडजस्ट करें हर चीज में, सिर्फ और रहने खाने उठने बैठने से नहीं हो रहा है, हर चीज में, सोच में भी, और अब कभी कभी जो है किसी की बातों को सुनने में भी, ये सब। निरंतरता, कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि आज तो हम भाई सक्सेसफुल हो गए और कल जाकर ये एकदम फेलियर में आ गए, वैसा नहीं, एक कंटिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए कि आज जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले, और ना ही हम ज्यादा जो है घमंड में ऊपर उड़ने लगे और ना ही फिर नीचे आ जाए। दृढ़ता,
दृढ़ता का मतलब होता है कि कोई भी काम करने के लिए जो है उसका विल पावर स्ट्रांग हो कि हाँ मुझे तो ये काम करना है। लचीलापन, लचीलापन यही होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन उसने अपने लिए बनाए हैं उसमें थोड़ा सा स्कोप हो कि जब चेंज करना हो उसको तो वो चेंज कर पाए। अगर कहीं से उसको कहीं से उसको कोई फीडबैक मिल रहा है जो कि उसमें गलत है तो उसको मॉडिफाई कर ले। तो और कोई सजेशन दे रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ये सजेशन सही है और उसको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो वो कर ले। सुदृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग हो। मनोदेहिक, अपने मन से चले लेकिन ऐसा है कि सबकी बातों को सुन के चले। तो ये विशेषताएं हो गई जिसको आपको डील करना है। अब इसके फैक्टर कौन कौन से थे? पर्सनालिटी कैसे बनती है? क्या वो ऐसे ही बन जाएगी किसी के कहने पे कि हाँ भाई तुम तो देखने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगी? नहीं, उसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो वंशानुक्रम देख लेते हैं। हेरिडिटी से जो चीजें हमें मिलती है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, जो हमारी पर्सनालिटी बनाने में मदद करती है, जो फैक्टर मदद करे। सबसे पहले शारीरिक संरचना हो गई, वो तो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही मिलता है। लिंग, बुद्धि, बुद्धि भी हमें जो है कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स से जो है गिफ्टेड मिलता है, वंशानुक्रम हेरिडिटी वाइज मिलता है। शरीर में जो भी हार्मोन्स है, रसायन है, मतलब जैसा उनका है उसमें से कुछ ना कुछ चीजें तो मिल ही जाती, चाहे ब्लड ग्रुप हो। ये हो गए वंशानुक्रम में। आइए आगे देखते हैं मेन जो सामाजिक फैक्टर होता है जिससे इंसान चेंज भी हो जाता है। इवन वंशानुक्रम भी फेल हो जाता है कभी कभी। वातावरण संबंधी कारक, इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम देख लिए, हेरिडिटी वाला तो आता है, शारीरिक संरचना आएगी, आपके अंदर जो संरचना है, आपका जो हाइट वेट है वो सब तो आएगा, लेकिन अंदर में जो चीजें हैं वो सब भी आएगी। बट वातावरण बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसमें क्या क्या होता है? सामाजिक संरचना, मतलब आपके आसपास में कैसे लोग रह रहे हैं और उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है कैसा आ रहा है। सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट है तो कैसा कल्चरल इन्वायरमेंट है? कोई ऐसा कल्चर तो नहीं है जो आपको दबाता हो या फिर आपको दबाए वैसा। फिर है पारिवारिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली में क्या डिस्प्यूट होती है, झगड़े होते रहते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। अगर शांत है, हैप्पी फैमिली है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। माता पिता का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को किस तरह से देखते हैं, पेरेंट्स के जो है अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं या नहीं, ये सब बच्चों पे इम्पैक्ट डालता है। माता पिता की योग्यताएं, माता पिता जो है कितने एबल हैं या फिर उनकी योग्यताएं क्या है वो। पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार एंड व्यक्तित्व, जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों का भी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आता है इंसान के पर्सनालिटी पे। सामाजिक आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन होता है, इकोनॉमिकल स्टेज होता है, वो भी इम्पैक्ट डालता है। परिवार का आकार, वो जॉइंट फैमिली है, न्यूट्रल फैमिली है, ये। अब आइए स्कूल वातावरण, ये तो फैमिली का हो गया। स्कूल वातावरण में स्कूल का वातावरण इम्पैक्ट डालता है पर्सनालिटी पे। आस पड़ोस के लोग, धार्मिक संस्थाएं, मित्र मंडली, अन्य संस्थाएं, ये सब कुछ जो है पर्सनालिटी को बनाने वाले कारक होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको इतने ज्यादा फैक्टर्स मिले हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं तो उम्मीद करूंगी कि हर एक बच्चा जो है एटलीस्ट 12-13 पॉइंट लिख कर आए और डील करके आए। तो फिर सोचिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आपके मार्क्स कहीं गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो डरने की क्या बात है। कल भी मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, मैम हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या हम पास हो पाएंगे? मैं बोली पास होने के लिए आप सोच क्यों रहे हो? आप बहुत अच्छे तरीके से पास होगे, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, वो सोचो आप लोग। साथ साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मनोवैज्ञानिक कारक में क्या आगा? हमने 2 कारण देखा, वंशानुक्रम देखा और वातावरण देखा। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। इच्छा शक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मान लीजिए कि उसको हेरिडिटी वाइज भी बहुत कुछ मिल गया है, पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, सब मिला, फिर उसके बाद से उसका एनवायरमेंट जो है फैमिली एनवायरमेंट वो भी काफी अच्छा है, आसपास के लोग काफी अच्छे हैं, पढ़े लिखे सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई बच्चे की किसी इंसान की पर्सनालिटी अच्छी क्यों नहीं हो पाती है?
क्योंकि उसके अंदर वो चीजें नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है कि वो कुछ करे या फिर वैसा वो रहे, वो चीजें नहीं होती। तो इच्छा शक्ति मनोवैज्ञानिक कारण में आएगा। आकांक्षा स्तर इन उपलब्ध अभिप्रेरणा, अब वो इंसान का अपने लाइफ में क्या मोटो है, क्या गोल है, कुछ करना भी चाहता है या नहीं, ये भी होता है। उसका कुछ करने के लिए डिजायर है या नहीं, इच्छा है कि नहीं। वो रुचियां, दृष्टिकोण, जो अभी रुचि की अभी हम बात कर रहे थे, एप्टीट्यूड, उसकी एक्चुअली में एप्टीट्यूड है क्या, वो फाइंड आउट कर भी पाया है या नहीं। बुद्धि तथा मानसिक विकास, उसका जो है बुद्धि का और मानसिक विकास कितना हुआ है। संवेगात्मक विशेषताएं, मतलब इमोशनल जो है विशेषताएं, वो क्या है, किस तरह का इमोशन है उसके अंदर, ज्यादा गुस्सा है तो बर्बादी हो जाएगा, गुस्सा खुद ही को बर्बाद करने वाला चीज होता है। ज्यादा इमोशनल है तो भी अच्छा नहीं है। तो कौन सी भावनाएं उसके अंदर ज्यादा है वो। अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी बहुत सारे होते हैं कि लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जब इंसान जो है डिप्रेस हो जाता है और उस समय उसको विल पावर की जरूरत पड़ती है, अगर वो नहीं उसके पास है तो वो कुछ नहीं कर पाता या उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे मापा जाता है वो क्वेश्चन वही रहेगा, व्यक्तित्व की परिभाषा जो हम करके आए हैं। उसके बाद मूल्यांकन की विधियां, मुझे 3-4 जगह पे ये क्वेश्चन मिला है, विधि मिला है तो इसलिए। लेकिन देखिए, जब भी आपको विधि भी मिले ना तो आप क्या करेंगे कि परिभाषा के साथ ही स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि उसका मतलब क्या होता है तो आप दिखाइएगा कि भाई, लिखिएगा, बताइएगा कि ये क्या है, तभी तो आप स्टार्ट करेंगे कि उसका विधि क्या होता है। चलिए, व्यक्तित्व को कैसे मापा जा सकता है। क्या व्यक्तित्व को माप हो सकता है? व्यक्तित्व का ठीक माप संभव नहीं है क्योंकि मानवीय व्यवहार बड़ा जटिल है। बिल्कुल सही है, टाइम पे चेंज होते रहता है, पता नहीं चलता है कब चेंज होने वाला है। कपड़े को हम मीटर से, दूध को लीटर से माप सकते हैं, मगर व्यक्तित्व का हमारे पास कोई मापक नहीं है। किसी वस्तु का मापक तैयार करने के लिए शून्य अथवा स्टार्टिंग पॉइंट होना अति आवश्यक है, मगर किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व शून्य नहीं होता है, अर्थात कोई भी बच्चा शून्य व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं होता है। दूसरा, व्यक्तित्व के साथ हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं और विकास को मापा नहीं जा सकता है। होता क्या है कि हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हमारे अंदर एक व्यक्तित्व होता है, ऐसा नहीं है कि हम जीरो होते हैं, नहीं, उसी टाइम से हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी होती है और टाइम टू टाइम पे ये डेवलप होते रहती है, विकास होते रहता है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि 4 साल का बच्चा का व्यक्तित्व क्या होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी काम करता है, हर किसी का अलग अलग भी होता है। तो इसलिए इसको मापना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है, टाइम टू टाइम ये डेवलप होते रहता है, फिर ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें नहीं होने की वजह से इसको मापना थोड़ा सा कठिन है। फिर भी कुछ नियम बनाए गए हैं, इसलिए व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों का निरीक्षण कर सकते हैं, मापन नहीं। व्यक्तित्व को कपड़े, दूध तथा तेल की तरह नहीं मापा जा सकता। व्यक्तित्व का परीक्षणों के आधार पर मूल्यांकन लगाया जा सकता है, अतः व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन ही संभव है, क्योंकि इसे मापन के लिए कोई यूनिट नहीं है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए 3 प्रकार की विधियां यूज की जाती हैं, और वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि है, सब्जेक्टिव मेथड है। कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी मेथड, जिसको हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि जो है हमसे ज्यादा तो हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा चिंतित रहते हैं कि बच्चे में जो है एक्चुअली में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर उसकी जो है इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है, इसको लेकर के। तो सेम चीजें जो है हमारी पर्सनालिटी को लेकर के भी होती है। हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि एक्चुअली में अभी क्या चल रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जो 3 विधियां हैं, ये 3 विधियों के द्वारा ही हम थोड़ा बहुत मूल्यांकन कर सकते हैं। फाइंड आउट करना व्यक्तित्व को ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मूल्यांकन कर सकते हैं कि एक्चुअली में किसका व्यक्तित्व, किसकी पर्सनालिटी जो है वो कैसी है, इतना हम बता सकते हैं।
तो इसको करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, सबसे पहला जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि सब्जेक्टिव मेथड है। जैसा इसका नाम है, मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि ये जो अच्छा है या बुरा है, लेकिन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, सब्जेक्टिव मेथड है। जैसे कि हम लोगों को एक डिटेल में जो है लिस्ट मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है कि एक्चुअली में हम लोग क्या चाहते हैं या फिर क्या हम लोगों के अंदर चल रहा है, किस चीज को लेकर के हम ज्यादा जो है सोचते हैं, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसा नाम लिखा हुआ है आप लोग थोड़ा उससे अंदाजा भी लगा लीजिएगा। सब्जेक्टिव मेथड में होता क्या है कि जो हमारे टीचर बोलिए या फिर जो मूल्यांकन करने वाले लोग होते हैं, वो ये पता करते हैं कि इसको मापने के लिए जो है क्या क्या चीजें यूज करनी है। जैसे अगर मेरे बारे में ही करना है तो इसमें जो है ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि पूरा डिटेल में जाएंगे कि अच्छा मैं छोटे में कैसी थी, मैं क्या करती थी। जैसे कि अभी धोनी पे, अभी तो हर किसी पे जो है बायोग्राफी का एक जमाना चला, एक ट्रेंड चला हुआ है, हर लोग लिख रहा है। तो सब्जेक्टिव जो मेथड होता है उसमें ऑटोबायोग्राफी के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी कैसी, मतलब पूरी लाइफ की जर्नी को छोटी छोटी जो इंसिडेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो ऑटोबायोग्राफी से हो जाता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं पर अपनी लिखी गई कहानी को आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा विधि वैज्ञानिक द्वारा बहुत प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहला प्रूफ यही बनता है। इसको जो है, जो भी हमारी पर्सनालिटी का मूल्यांकन कर रहे हैं वो उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हमारी आत्मकथा को, वो हो जाता है फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकेंड जो हो जाता है हमें किसी की भी पर्सनालिटी को ये करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें उसका रिएक्शन कैसा था, उसने कैसे रिएक्ट किया था, वो सारी चीजों को स्टडी किया जाता है। उसके इतिहास को स्टडी किया जाता है स्पेशली, और पता किया जाता है कि ये इंसान जो है किस तरह से बर्ताव करता था। फिर उसके बाद थर्ड नंबर इसमें जो आ जाता है इंटरव्यू मेथड होता है। इतना करने के बाद अब आपको सामने बैठाया जाएगा और सामने बैठा करके आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा आप आंसर देंगे वैसा उसके आधार पे, ये तीनों के आधार पे जो है वो बता दिया जाएगा सब्जेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। समझ में आया? सब्जेक्टिव मेथड में 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड जो है व्यक्ति के इतिहास को खंगालते हैं, या फिर ये बोलिए कि उसकी केस हिस्ट्री को देखते हैं। फिर थर्ड हमारा जो होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार, आमने सामने बैठा करके उनसे क्वेश्चन किया जाता है और जो आंसर मिलता है तीनों के ऊपर फिर व्यक्तित्व निर्धारित कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधि ऑब्जेक्टिव मेथड का। ऑब्जेक्टिव मेथड में सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको फुल्ली ऑब्जर्व किया जाता है, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आप कैसे स्माइल कर रहे हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो है ये चीज उसका जो है कुछ भी जो भी निकला लिखा जाता है और रखा जाता है। फिर उसके बाद होता है सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति परीक्षण विधि। इसको परिस्थिति परीक्षण विधि में क्या होता है कि इंसान को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। वो इंसान जिस तरह से रिएक्ट करता है सारी चीजों को नोट डाउन किया जाता है, वो हो जाता है। थर्ड जो होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको ना थोड़ा सा अलग से भी आ जाता है ये क्वेश्चन। इस विधि द्वारा व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्तियों के मत एकत्रित किए जाते हैं। मतलब कि वो आपके फ्रेंड्स, या फिर सिंपल वे में मैं रेटिंग स्केल बोलूं तो आपसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। आपके आसपास में जितने लोग रहते हैं उनसे जाके पूछा जाता है, अच्छा तुम उनको जानते हो, बताओ तो इमोशन में तुम उनको आउट ऑफ 10 कितना दोगे, 10 में से आप कितना देंगे, कितने इमोशनल है वो इंसान। तो जो भी फ्रेंड होंगे बोलेंगे 7। अगर 10 फ्रेंड के पास जा रहा है, सब जो है 7 6 बोलते हैं, एवरेज निकाल के 6 या 7 निकाल दे कि इमोशन में वो 6 या 7 है।
इसी तरह पेरेंट्स से, फैमिली से, सब लोगों से पूछ करके एक रेटिंग स्केल दिया जाता है उनके फैमिली मेंबर को, उनके जानने वालों को, और उसके थ्रू निकाला जाता है। इसको रेटिंग स्केल कहते हैं। तो ये हो गए 3 इसमें ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव मेथड से, और इससे जो है हम पर्सनालिटी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो है रेटिंग स्केल का एक और चीज मैं आपको बता दूं, रेटिंग स्केल जब भी आप शो कीजिएगा ना, तो इस तरह से जरूर शो कीजिएगा, इससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये चीजें आप अपने बुक में, कॉपी में बना दीजिएगा। इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, 1 नंबर में पूछा जाता है ईमानदारी, ऑनेस्ट कितना है बंदा या बंदी। पूछा क्या जाएगा, ऑनेस्टी के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है। ये चीज अब इसमें जो लोग उसके आसपास के हैं, जितना भी दे रहे, बोले नहीं वो तो चीटर है, वो तो हमेशा झूठ बोलता है, ये करता है, तो उसको कम मिल जाएगा। तो इस तरह से मार्क्स कम हो जाएंगे। सेकेंड जो रेटिंग स्केल में होता है वो हो जाता है जो पूछा जाता है उसकी हॉबी के बारे में, जो कि मैं आपको बता भी रही थी कि वो क्या करना उनको ज्यादा पसंद है खाली टाइम में, वो ठीक है। तो हॉबी से रिलेटेड ये चीजें हो जाती हैं। थर्ड जो पूछा जाता है वो मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड जो पूछा जाता है, जो मैं आपको बता भी रही थी, भावनाएं, फीलिंग्स की कौन सा फीलिंग ज्यादा है उसको देख करके। ये 3 फिक्स है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं उनके जानने वाले से पूछने के लिए। ये डिपेंड करता है कि जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं। वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, इसको वस्तुनिष्ठ इसीलिए विधि बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बना करके ही ले जाते हैं रेटिंग करने के लिए। तो समझ में आया वस्तुनिष्ठ विधि में कौन कौन से हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड है, सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका हो जाता है सिचुएशनल टेस्ट, मतलब आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस तरह से। फिर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं उन लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग जो है वो कैसे हैं, क्या है, उनके बारे में, आपके बारे में व्यू लिया जाता है, रेटिंग की जाती है। 4th नंबर हो जाता है आपका सोशियोमेट्रिक मेथड, जिसको बोलते हैं समजातीय विधि। इसी में ये ऑब्जेक्टिव में ही है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इंसान को आप किन 2 मित्रों के साथ कक्षा में बैठना चाहोगे, आप किन 2 मित्रों के साथ, मतलब कि आपके बारे में जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपके पास आपको बुलाया जाएगा उसमें 4th नंबर से, और बुला करके आपको पूछा जाएगा कि आपके इतने फ्रेंड्स थे, क्योंकि अब तो रेटिंग स्केल हुआ है तो उसमें पता चल गया कौन कौन से फ्रेंड्स है। तो उसमें इतने फ्रेंड्स है, आप किसको सबसे ज्यादा लाइक करते हो, आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, किसके साथ घूमना पसंद करोगे, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो उससे आपके दिमाग का पता चलता है कि आप किस टाइप के लोगों को पसंद करते हो। समजातीय का मतलब होता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। लास्ट जो होता है वस्तुनिष्ठ विधि में, वो होता है आपका इन्वेंट्री, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, व्यक्तित्व परिसूची, पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है कि आपका जो है फुल जो है डेटा बनता है। ये जो 4 चीजें जो हुई हैं उन पे पूरा डेटा बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, एंड कैलकुलेट करके बताया जाता है भाई साहब आपकी पर्सनालिटी कैसी है वस्तुनिष्ठ विधि के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए 2 विधि कंप्लीट हुई। प्रक्षेपी विधि आइए देखते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड। प्रक्षेपी का अर्थ होता है अचेतन चाहो, विचारों, संवेगों, डरों तथा दमित इच्छाओं को किसी बाह्य वस्तु के साथ जोड़ना। प्रक्षेपी द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न किया जाता है, न कि किसी एक पहलू का। इसमें जो है आप लोगों को फुल्ली ओवरऑल आप लोगों का सिर्फ हॉबी, सिर्फ बोलना, ये सब नहीं देखा जाता, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट देखा जाता है। और इसमें मन, चेतन जो होता है, कॉन्शियस माइंड का अध्ययन होता है। इसमें आपके दिमाग का ज्यादातर अध्ययन होता है। अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन होता है, आप कितने क्रिएटिव हैं उस चीजों का अध्ययन होता है। तो ये है प्रक्षेपी। और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है स्टार्ट होती है, इसमें कोई विधि नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन ही यूज होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई जो है टेस्ट वो नहीं किया जाता है। प्रक्षेपी में होता है कि आपके दिमाग को पढ़ा जाता है, और साइकोलॉजिकल, अगर बोले इसको कि साइकोलॉजिकल रीडिंग किया जाता है आपके दिमाग को, वो होता है प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव मेथड। तो इस तरह से ये हो गए आपके 3 मेथड। इसको मैं पीडीएफ लेकर नहीं आई थी क्योंकि पीडीएफ काफी लंबा हो जा रहा है और फिर प्रॉब्लम हो रही है। नहीं होगा तो ये तीनों का जो है मैं फोटो क्लिक करके
आप लोग को टेलीग्राम पे एक्स्ट्रा सेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है और छूटना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहूंगी कि आपका कोई छूटे। इतना समझा तो दी हूँ, समझाने का मतलब यही है कि आप लोग उसको लिख लें और आपके दिमाग में बैठे, और जब आप एग्जाम में बैठे तो उसको लिख पाए। आगे देखते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट से क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य विशेषता तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स किसे बोलते हैं? सिंपल वे में बोले तो ऐसे स्टूडेंट जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब कि जो जिनमें सारे गुण होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, मैनर्स उनका अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, वो गिफ्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपने आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, अथवा ऐसा बालक अपने आयु के बालकों के साधारण अथवा विशेष योग्यता में श्रेष्ठ हो, उसे प्रतिभावान बालक कहा जाता है। मतलब उसका आईक्यू जो है अपने एज के आईक्यू से, उसका जो आईक्यू होना चाहिए उस एज में, उससे अगर अच्छा है और बाकी उसके साथ के जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी बच्चे हैं, उनसे वो श्रेष्ठ है, तो वो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक है, गिफ्टेड स्टूडेंट है। अगर कोई बालक अपेक्षाकृत कम आयु में ही कोई नया चमत्कार या रिकॉर्ड कायम करता है तो वो बालक प्रतिभावान कहलाएगा। यहाँ पे कॉलिंसिक का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, विट्टी का डेफिनेशन है, डॉक्टर अब्दुल रौफ का डेफिनेशन है। तो 3 डेफिनेशन है जिसको देखिएगा और लिखिएगा भी। आप चाहे तो सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिभावान बालकों की विशेषता क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। अच्छा, मैं फिर से आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन, गिफ्टेड चिल्ड्रेन क्या है? सबसे पहले शारीरिक विशेषताएं। टर्मन तथा विट्टी ने प्रतिभावान बालकों और उनके माता पिता के स्वास्थ्य के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि प्रतिभावान बालक व उनके माता पिता सामान्य बालकों और उनके माता पिता के स्वास्थ्य से बेहतर स्वास्थ्य वाले होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो शारीरिक विशेषता दी गई है, और दिया भी किसके द्वारा गया है? टर्मन और विट्टी द्वारा। जो भी बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनपे उन्होंने जो है रिसर्च किया, तो इससे उनको ये पता चला कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है और साथ में उनके जो पेरेंट्स है, उन लोगों का जो हेल्थ है वो कंपेयर टू अदर पेरेंट्स या कंपेयर टू अदर बच्चे ज्यादा अच्छा रहता है, तभी वो उसमें वो एक क्वालिटी आती है। ठीक है, सेकेंड है, प्रतिभावान बालकों में किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। एडोलेसेंस के जो लक्षण होते हैं वो प्रतिभावान प्रतिभाशाली, मतलब वो अपने टाइम से पहले ही मैच्योर होने लगते हैं, उनमें सारी वो क्वालिटीज जो है अपने टाइम से पहले आने लगती है। तो किशोरावस्था की जो क्वालिटी है वो पहले आने लगती है। इनकी ज्ञान इंद्रियां तीव्र होती है, इनकी जो ज्ञान इंद्रियां है वो काफी तीव्र होती है। इनमें शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। प्रतिभावान बालक सामान्य बालकों में 2 मास पहले दांत निकाल लेते हैं, उनका दांत भी पहले निकलता है। सामान्य बालकों से 2 मास पहले चलना फिरना शुरू कर देते हैं, मतलब सारी चीजें जो है इनकी पहले होती है, वो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। ऐसा रिसर्च करके बताया गया है, किसके द्वारा? टर्मन एंड विट्टी के द्वारा। आगे देखते हैं, इमोशनल वाइज कैसे होते हैं, इमोशन वाइज कैसे होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट? तो वो होते हैं, प्रतिभावान बालकों में कल्पना करने, सोचने, विश्लेषण करने के, निर्णय इत्यादि करने की क्षमता दूसरों से अधिक होती है। यह प्रसन्नचित, मिलनसार और श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं। इमोशन रूप से प्रतिभावान बालक स्थिर और समायोजित, स्टेबल एंड एडजस्टेड होते हैं, ना ही ज्यादा ओवर इमोशनल ना ही गुस्से वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, इमोशन उनमें प्रॉपर मात्रा में रहता है। इस प्रकार के बालक सामाजिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं। अब सामाजिक विशेषता क्या है? आप लोग को जब विशेषता लिखने आए ना प्रतिभावान बालक की, इसी तरह से लिखिएगा, इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, प्रतिभावान बालक क्योंकि हंसमुख व प्रसन्नचित रहते हैं, अतः वे सामाजिक तौर पर अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय होते हैं, मतलब सब लोग उसको प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग हर चीज में परफेक्ट होते हैं, तो हर कोई उनको प्यार करते हैं। टर्मन के अध्ययन के अनुसार प्रतिभावान बालक अधिक ईमानदार, विषम परिस्थितियों में विश्वसनीय होते हैं। टर्मन ने ये बताया कि ऑनेस्ट होते हैं और वो लॉयल होते हैं। फिर है, वे अपनी आयु से बड़ों के मित्र बनना चाहते हैं, परंतु खेलते अपनी आयु के बालकों के साथ है। फोर्थ है, इनमें नेतृत्व की विशेषताएं बहुत कम होती हैं।
प्रतिभावान बालकों में घुलने मिलने की योग्यता में भी कमी पाई गई है, मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, ओवर बोलने वाले जो बोला जाए वो नहीं होते। प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे करेंगे, तो पहले बुद्धि परीक्षा इंटेलिजेंस टेस्ट लेके किया जाता है, फिर अभिरुचि टेस्ट लेके एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर बालकों की विभिन्न अभिरुचियों का अध्ययन करके तथा उन क्षेत्रों में उनकी प्रतिभाओं का परीक्षण करके प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं, उनसे रिलेटेड जो इंसान होते हैं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके बारे में उनकी उसकी कहानियां सुन के, उसकी बातों में उसके बिहेवियर के बारे में जान करके किया जाता है। वही है पर्सनालिटी जो चेकअप होता है, वही है। उससे पता चल जाता है कि अगर यार ये तो गिफ्टेड स्टूडेंट है। विशेषताओं के आधार पर उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको जो है इवेल्युएट करने के बाद फिर है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण के बाद, तो ये सारी जो है टेस्ट होती है, तब जाके पता चलता है गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में। ऐसे ही टैग नहीं लग जाता है। अब बताएं कि इनकी समस्याएं क्या है। इनकी समस्याएं भी है। इनकी समस्या, सबसे पहला जो समस्या होता है, फैमिली में एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, तो फैमिली में एडजस्ट करना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा है, सेम चीजें स्कूल में भी होती है, क्योंकि सारी चीजें ये टाइम से पहले ही खत्म कर लेते हैं, तो फिर वहां पे वो बोर होने लगते हैं और ज्यादा फैमिलियर होते नहीं है कि सबके साथ घुल मिल करके ओवर जो घुलना मिलना होता है वो करें, वो भी इनमें नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। समाज में समायोजन में प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। सेम चीज है, वो ज्यादा घुलना मिलना है नहीं और सारी चीजें जो है इनको अपने टाइम से पहले कर लेने की आदत होती है, हैबिट होती है, तो इसलिए तो ये तीन चीजें जो है इनकी समस्याओं में आती है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा जो है बोर हो रहा है और अपना काम जो है पहले कर ले रहा है, तो उसको लगता है कि अरे मैं तो काम कर ही लूंगा, तो उसमें जो केयरलेसनेस भी आने लगता है, लापरवाही भी आने लगती है। स्कूल विषय और व्यवसाय के चयनों में समस्या होती है, कौन सा सब्जेक्ट लें। अभिमान का डेवलपमेंट ऑफ प्राउड, जो घमंड आने का जो चांस होता है वो हो जाता है। कार्य करने की गति, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो भी चीजों इम्पैक्ट आता है उन सब चीजों पे। चलिए, यहाँ पे हो गया प्रतिभावान गिफ्टेड स्टूडेंट। अब देखते हैं सीखने या अधिगम से क्या समझते हैं। लर्निंग से, लर्निंग से भी क्वेश्चन बहुत है इसमें। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, सबका जो है हमें एक्सपेरिमेंट देखना है कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन रहेगा लर्निंग से। चलिए, सबसे पहले तो अधिगम का अर्थ देखते हैं। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का जो है केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही सीखना है। शिक्षा देने का अर्थ सीखना होता है। तो लर्निंग इज द हार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, ऑल एजुकेशन इज अटेम्प्ट टू लर्न। अधिगम का मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ भी सिखाना, किसी भी चीजों में जो है उसको इंटरेस्ट दिलाना, तो उसमें वो काम कर सके वैसा, तो ये अधिगम का होता है। अर्थ ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे, इसमें समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। परिभाषाएं अगर आप देखेंगे तो गेट्स का, गिलफोर्ड का, क्रो एंड क्रो का, पील का, हिलगार्ड एटिक्शन का, प्रेसी का, इतने का है। स्किनर का भी है। इसमें से कोई 4 और 5 आपको लिखना है, आप लर्न कर लीजिएगा। सब एक एक लाइन का ही ज्यादातर मैं लेकर आई हूँ। आगे देखते हैं, हमें ज्यादा फोकस करना है। अब विशेषताएं देखिए, विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम लर्निंग ऐसा चीज है जो कि हम मरते दम तक सीखते रहते हैं और किसी से कभी भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल जाएंगे तभी सीखेंगे, कॉलेज जाएंगे तभी भी सीखेंगे, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, वही लर्निंग भी होता है एक्चुअली में। सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये ओवरऑल प्रोसेस है जो कि हमेशा चलते रहता है और ओवरऑल प्रोसेस है। समायोजन की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट प्रोसेस है। इसमें इंसान को जो है एडजस्टमेंट करना सिखाया जाता है। उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित, मतलब जो गोल बनाया जाता है उसको पाने का ये है, एक लक्ष्य बना दिया जाता है और लर्निंग में बोला जाता है कि ये कर लेना। जैसे कि हम बच्चों को एबीसीडी सिखा रहे हैं, उनको पता है कि अच्छा मुझे एबीसीडी सीख लेना है, अल्फाबेट जो है सीख लेना है, तो वो एक गोल हो जाता है।
ये विकास की एक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, अनुभव की नई व्यवस्था है, एक्सपीरियंस का जो है आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस इससे होता है, क्रिया और वातावरण का परिणाम है, शिक्षण अधिगम उद्देश्य की पूर्ति है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, जो शिक्षण उद्देश्य बनाया जाता है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अधिगम का स्थानांतरण है, अधिगम हमेशा जो है ट्रांसफरेबल है, आज मेरे पास है, आज जो मेरे पास था वो मैं आपको दे रही हूँ तो ट्रांसफर कर रही हूँ, कल आप किसी और को देंगे तो ये ट्रांसफर होते रहेगा, है ना। फिर उसके बाद से है व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट है, अनुसंधान में सहायक है, रिसर्च में जो है हेल्पफुल है, चेतन और अचेतन अनुभव है, व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होता है, बिहेवियर में चेंजेस लाता है और सभी पक्ष को प्रभावित करता है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है, लाइफ की एक बोल सकते हैं बेसिक प्रोसेस है जो कि चलते रहता है, संपूर्ण प्रतिक्रिया है, क्रिया सक्रिय तथा सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, विवेकपूर्ण है, बुद्धि से रिलेटेड है, उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध है। तो ये हुए अधिगम की विशेषता। इतनी विशेषताएं हैं, आपको 10 से 12 लिखना है एग्जाम में, नाक नहीं कटवाइएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए, अधिगम के प्रकार, तो इसमें प्रकार में ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, जो चीजें होती है वही है। सबसे पहले तो सीखने वाले के प्रकार के अनुसार, अब जानवर सीख रहा है या इंसान सीख रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा ना, सबके सीखने का तरीका अलग होता है। तो एनिमल्स एंड जो ह्यूमन बीइंग का है, शरीर के अंगों की संभागिता मतलब कोऑर्डिनेशन विद द बॉडी पार्ट, सबका जो है अलग अलग एक पार्ट होता है सीखने में, अधिगम में। तो वो हुआ मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार, मतलब कि कॉग्निटिव अलग चल रहा है, किसी को फॉलो कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जैसे अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो अधिगमी हो रहा है, तो वो हो रहा है। अपने स्किल्स को के द्वारा आप सुन रहे हैं, जैसे कि अभी आपको लैपटॉप चलाने आता है, कब मोबाइल चलाने आ रहा है, तो आप अपने स्किल को यूज करके सीख रहे हो। सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, ये सब तौर पे जो है हम सीखते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू, तो ये होता है। फिर होता है बौद्धिक, अनुकरणात्मक और समस्या समाधान। बौद्धिक मतलब कि जो रिलेट हो जाता है रिलीजियस से, वो भी अधिगम ही होता है, लर्निंग ही होता है। अनुकरणात्मक, जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, कोई हमारा आइडल है तो हम उनसे सीख रहे हैं, तो वो भी होता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम अगर हमारे पास हुई है तो हम उसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो भी लर्निंग है। तो ये सारे 4 तरह के प्रकार हुए। ये उतना वैसे नहीं आता है, मेन मेरे पास जो है मोटो ये थॉर्नडाइक को है, पालो है, स्किनर है। थॉर्नडाइक का क्या है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो थॉर्नडाइक का देखिए, ये कब किए थे, 1898 में इन्होंने प्रतिपादन किया था अपने सिद्धांत का। उनके अनुसार मानव और जानवरों की सीखने की प्रक्रिया बहुत सीमा तक मूल नहीं है, भूलो है, सॉरी, ट्रायल एंड एरर पे रहता है। मतलब हम ट्राई करते हैं, फिर गलती करते हैं, ट्राई करते गलती करते, उससे हम सीखते हैं। हम अगर गलती कर रहे हैं तो हम उससे भी सीखते हैं, अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो उससे भी सीखते हैं। तो इसी को जो है थॉर्नडाइक ने अपना थ्योरी बनाया है और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और कैसे किया वो सब हम देखेंगे। अब अपने सिद्धांत के पक्ष में उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए जो कि विश्व प्रसिद्ध है। थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स तथा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है तथा संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। उनके अनुसार जो है सीखना जो है संबंध स्थापित करना है, रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनाने का काम कौन करता है, दिमाग, मस्तिष्क करता है। इसके अनुसार मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूलों द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, भूले वैसे वैसे कम होती जाती हैं। मतलब हम जितना ट्राई करते हैं उतना एरर हमसे कम होता है। अब एक ट्राई हुआ, उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई तो मैं डिमोटिवेट हो गई, मैं फिर वो करूंगी नहीं, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं गलती करते जा रही हूँ, ट्राई करते जा रही हूँ, गलती हो रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो गलती कम होने लगती है। ये चीजें जो है वो थॉर्नडाइक ने बताई है। अतः मनुष्य अपनी भूलों से ही सीखता रहता है।
अतः अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रयास और भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते रहना शामिल है जब तक मनुष्य सफलता को नहीं प्राप्त हो जाता। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने यूज की है, विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो लर्निंग इज कनेक्शन, उनके अकॉर्डिंग संबंध स्थापित करना है। अधिगम ही संयोजन है। उद्दीपन सिद्धांत के अनुसार अधिगम की क्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित होता है, जो सिचुएशन के साथ रिलेशन आपका बनता है। इस सत्य का परीक्षण थॉर्नडाइक ने चूहों, मछली तथा बिल्लियों पर प्रयोग करके किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया का स्थान आधार स्नायु मंडल है। स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम है, में एक स्नायु का दूसरी स्नायु से संबंध हो जाता है। होता क्या है कि हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो वहां पे आसपास में जो चीजें होती रहती हैं उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। कभी कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, कोई चीज आप लर्न कर रहे हैं और उस समय आपको कुछ जो है उसके साथ कोई सिचुएशन के साथ वो चीज आपका कनेक्ट हो गया, तो वो लर्निंग आपका लाइफ टाइम रहेगा। आपको याद आएगा, अच्छा हाँ ये चीजें हुई थी और उस समय में ये लर्न किया था, ये मेरे माइंड में है। तो हम इनके थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है कि लर्निंग जो है सिचुएशन के साथ हमारा संबंध बना देता है। वहां पे आसपास में जो चीजें होती रहती है उसके साथ कनेक्शन बनता है और वो लर्निंग जो है लाइफ टाइम होता है। चलिए, फिर है संयोजन सिद्धांत। इनके अनुसार थॉर्नडाइक के परिणाम यह बताते हैं कि संयोजन सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारधारा तो है ही, साथ ही वह अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। ठीक है, फिर उसके बाद है संपूर्ण इकाई नहीं, नॉट ए कंप्लीट यूनिट। संयोजनवाद मानव को संपूर्ण इकाई नहीं मानता, वह तो व्यवहार का विश्लेषण करता है। ये तीन चीजें जो है इनके विशेषताएं हैं इनकी थ्योरी की। अब आइए प्रयोग देखते हैं। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पे। एक्सपेरिमेंट ऑन अ हंग्री कैट बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस संदूक में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसके अंदर एक चिटकिनी लगी थी जो बॉक्स के दरवाजे या ढक्कन को बंद करती थी। इस चिटकिनी पर पैर पड़ते ही वो खुल जाता था। बॉक्स के बाहर मछली का एक टुकड़ा रख दिया गया। संदूक या बॉक्स में बंद बिल्ली इस टुकड़े को देख सकती थी। मछली का बाहर पड़ा टुकड़ा देखकर बिल्ली की उत्तेजना बढ़ी तथा वह प्रयास करने लगी कि वह किसी तरह उसके बॉक्स से बाहर निकल आए और उस टुकड़े को प्राप्त कर ले। बॉक्स के बाहर निकलने के लिए उसने उछल कूद करनी शुरू कर दी, इधर उधर पंजे मारने लगी। इस उछल कूद की प्रक्रिया में संयोग से उसका पैर चिटकिनी पर पड़ गया। चिटकिनी खुलने से वह बॉक्स खुल गया तथा बिल्ली को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो आ गई तथा बाहर की पड़े मछली को खा गई और अपनी भूख मिटा दी। तो सबसे पहले कि वो क्यों ट्राई की, क्योंकि उसके बाहर जो एक गोल रखा था, गोल मतलब उसका एक लक्ष्य रखा था कि उसको मछली खाना है। उस मछली को देख करके उसमें उत्तेजना हुई, एक्साइटमेंट हुआ, वो अपनी उसकी विल पावर स्ट्रांग हुई। उसके बाद हाथ पैर मारी तो चिटकिनी पे गया तो खुला। अब इसके बाद क्या होता है थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया। शुरू में प्राथमिक प्रयासों की संख्या बहुत अधिक थी, मतलब उसका हाथ पैर मारना बहुत बार होता था। फिर धीरे धीरे ये कम हुआ और फिर उसको एग्जैक्टली पता चल गया कि इस छिटकिनी पे पैर मारना है तो ये बॉक्स खुल जाएगा और फिर मुझे मछली मिल जाएगी। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने लगातार 10 दिन तक किया। उसने बिल्ली को कुल 5 प्रयास दिए। अंत में बिल्ली को जो है समझ में आ गया कि उसको कहां पे मारना है। बिल्ली एक ही प्रयास द्वारा बिना त्रुटि किए बॉक्स खोलना सीख गई। तो इससे वो क्या सीखी? बॉक्स खोलना। कैसे सीखी? ट्राई करके, गलती करके, और धीरे धीरे गलती कम होते गई और वो सीखते गई। आगे देखते हैं इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से थे, मेन एलिमेंट कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मोटिवेशन कौन था? वो बिल्ली जो मछली जो बाहर रखा हुआ था वो था उसके लिए। बाधा, बैरियर और ऑब्स्टेकल क्या था? बैरियर ऑब्स्टेकल उसके लिए वो बॉक्स था। रैंडम मूवमेंट्स क्या थे? हाथ पैर मारना, वो सारी चीजें हो रही थी उसके साथ, वो कर रही थी, वो रैंडम मूवमेंट्स उसके साथ होता, एक्साइटेड हो रही थी और ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो ज्यादा हाथ पैर मार रही थी धीरे धीरे वो दूर करने लगी, उसको पता चलने लगा कि कहाँ पे मुझे मारना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके मेन एलिमेंट्स है।
अब शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है? प्रेरणा का महत्व, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस है, कौशलों का विकास है, वैज्ञानिक आधार है, अभ्यास द्वारा सीखना है, अच्छी आदतों का विकास है, मंद बुद्धि बालकों के लिए लाभकारी है क्योंकि बार बार मेहनत करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास है, पॉजिटिविटी का, सरल से कठिन है, काम करके सीखना है, सूझबूझ द्वारा सीखना, लक्ष्य केंद्रित, स्व अधिगम, अनियमित गति, क्रमिक प्रक्रिया, लगातार चलने वाली। तो इस तरह से 14 है, 14 में से आप लिख दीजिएगा, 10-12 तो लिख ही दीजिएगा, डील कर दीजिएगा। अब आइए पावलो का देखते हैं। पावलो ने कौन सा दिया? मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंध का इनका सिद्धांत है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है? अनुबंध का सिद्धांत कंडीशनिंग थ्योरी व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म की देन है। यह सिद्धांत शरीर विज्ञान से जुड़ा है। अनुबंधन स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम में स्थापित होते हैं या विकसित होते हैं। स्नायु मंडल का वातावरणीय उद्दीपन एनवायरमेंटल स्टिमुलस के किस प्रकार ज्ञानेंद्रियों में रहता है। ये व्यवहारवादी थे, तो ये तो ज्यादातर अपना रियलिस्टिक चीजों से मानते थे, बिहेवियरिस्टिक चीजों से मानते थे। तो इन्होंने क्या क्या किया है देखिए। इन्होंने भी एक्चुअली वैसा ही प्रयास था इनका भी, इन्होंने एक कुत्ते पे किया है और चीजें तो वही निकल कर आई है। ये स्टिमुली लिया जिसको दीपक बोलते हैं, एसोसिएशन है, रिस्पॉन्स है, कंडीशन और लर्न बिहेवियर, इसके बाद ये सीख है। सबसे पहले एक तो आया हमारे पास क्या है? स्टिमुली, कोई एक गोल, एक टारगेट जिससे हम काम करें, इसके साथ इसका एसोसिएशन हुआ, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स मिला, अच्छा मुझे क्या करना है वो मिला, और उसके बाद हमें लर्निंग मिला। ये चीजें हैं इनका। आइए इनका डायरेक्ट हम प्रयोग देखते हैं। पावलो ने ये प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते के गले में काटकर एक छोटा सा छेद कर दिया, पट्टा लगाकर किया था। उस छेद में नली लगा दी और जो लार को एक बर्तन में एकत्रित करने में सहायक थी। उसने कुत्ते को 24 घंटे तक भूखा रखा। कुत्ते को खड़ा करने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया गया। और एक्चुअली उनका गला काटा गया और उसके बाद किया गया, ये तो गलत है। भूखे कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न हुई। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का उत्पन्न होना सामान्य बात है, स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन में स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब क्या है कि उसको भूख लगा है, आप एक दिन तक खाना नहीं दिए 24 घंटे तक, तो ऑफकोर्स भूख लगा, सामने में उसको खाना दिया गया और उसकी वजह से उसके मुंह में लार आया। हम भी अगर हमें भूख लगी रहती है तो किसी भी चीज को देखकर ऐसा होता है। तो वही बताया गया कि जब उद्दीपक स्टिमुलस आती है तो ये रिस्पॉन्स मिलता है, ये प्रक्रिया, ये जो अंदर हमारा होता है, ये रिस्पॉन्स आता है और उससे उसका लार उत्पन्न हुआ जो कि नेचुरल था। कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती और घंटी बजाने के 7 और 8 सेकंड के बाद कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होती। बार बार घंटी के बजने तथा साथ में भोजन के उपस्थित होने पर कुत्ते ने यह सीख लिया कि घंटी बजने का सूचक है। मतलब उसको ये पता चल गया कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, ये मिल गया उसको। तो उसको समझ में आ गया कि घंटी बजने से उसको उसका जो स्टिमुली है, जो उसका खाना है, वो मिलता है। अब भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता था। कुत्ता भोजन प्रस्तुत करने पर पर्याप्त मात्रा में लार स्रावित करता था, किंतु घंटी बजने पर लार स्रावित नहीं करता था। यह प्रक्रिया कुछ प्रयासों तक जारी रही। अब कुत्ते के सामने घंटी तो बजाई जाती थी लेकिन भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाता था। भोजन की अनुपस्थिति में घंटी के बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगी। तो ये चीजें है कि जब सामने स्टिमुली आता है तभी जो है लार आता है। यहाँ पर देखिए ये चीजें, भोजन को देख करके लार आया उसके मुंह में, घंटी प्लस भोजन। अब घंटी को भी देख करके लार आने लगा, उसको पता चल जाता घंटी बज गई तो भोजन आएगा। फिर आफ्टर ट्रेनिंग और रिपीटेशंस जो है घंटी से ही लार आने लगा। यही चीज है। इस प्रयोग के आधार पर पावलो ने स्पष्ट किया कि भोजन को देखकर लार स्राव होना साधारण बात है। उन्होंने कहा कि घंटी में लार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, मतलब घंटी की वजह से लार उसको उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन उसको ये पता था घंटी बज रही है तो भोजन आएगा, इसलिए लार उत्पन्न होने लगा। तो घंटी की वजह से उसको लार उत्पन्न होना ये सिखाया गया, ये अधिगम हुआ।
ये कुछ कुछ निष्कर्ष निकले हुए हैं पावलो के। प्रत्येक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया जरूर होती है। ये सारी चीजें आप देख लेंगे इसको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं स्किनर का। देखिए स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का क्या अर्थ है। सक्रिय व्यवहार के अर्थ को स्पष्ट तरह सिद्धांत के शिक्षा में महत्व को। बीएफ स्किनर का अनुबंध सिद्धांत। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बीएफ स्किनर एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने थॉर्नडाइक, पावलो तथा वॉटसन के आदि के सिद्धांतों की आलोचना की और इसके विरोध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया कि अनुक्रिया या किसी व्यवहार के घटित होने के लिए किसी ज्ञात उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि पावलो ने भोजन यूज किया, फिर उसके बाद थॉर्नडाइक ने भी भोजन यूज किया, तो उसके बाद उन लोगों की जो है प्रतिक्रिया होती थी। तो इसको स्किनर ने जो है वो गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया लेने, किसी भी चीज की रिस्पॉन्स लेने के लिए हमें उद्दीपक का यूज किया जाए। अब आइए देखते हैं क्या क्या है। अनुबंधन का दिया हुआ है, कंडीशनिंग का जो है वो डेफिनेशन एमएल बीए का है, फिर इस तरह से आपका ओमेटो का मिल जाएगा। तो कुछ लोगों का है वो आप लोगों को हेल्प होगा। स्किनर द्वारा प्रयोग जो किया गया एक्सपेरिमेंट, वो स्किनर ने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए एक पेटी तैयार करके उसका प्रयोग, जिसे स्किनर पेटी या स्किनर बॉक्स कहते हैं, इस पेटी में स्किनर ने भूखे चूहे को रखा। यह प्रयोग 1830 में सफेद चूहे पर किया गया। इस स्किनर की पेटी में एक लीवर लगा था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता था जिससे खट की आवाज होती थी। भूखे चूहे को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। पेटी में लगे लीवर का संबंध पेटी की दीवार के ऊपरी भाग पर रखे हुए बर्तन से था। इस बर्तन में भोजन के टुकड़े पड़े थे। लीवर के नीचे एक प्लेट लगी हुई थी। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जब चूहे का पैर लीवर में पड़ता तो उस लीवर के दब जाने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा उस प्लेट में गिर जाता था। भूखे चूहे को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। भूखे चूहे को स्किनर पेटी में कोई भी अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। प्रारंभ में चूहा इधर उधर घूमने लगा, दाएं बाएं उछलने लगा। कभी वो लीवर को सूंघता तो कभी पेटी की दीवार को इस पर का उछल कूद करते करते संयोगवश बाय चांस वो लीवर को दबा देता। लीवर दबने से बर्तन में रखा भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता। चूहे को भोजन मिला और उसने उसे ग्रहण किया। भोजन खाने के पश्चात फिर उसने उछल कूद की तथा फिर संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ा तथा लीवर के दबने से फिर बर्तन में से भोजन का टुकड़ा नीचे गिरा और उसको मिल गया। ये क्या हो रहा है, इस प्रकार चूहे की उछल कूद रैंडम मूवमेंट लीवर के आसपास तक सीमित हो गई। वो सीधा लीवर को दबाने लगा ताकि उसे खाने को कुछ भोजन मिल जाए। अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि भूखे चूहे को जब भी पेटी में रखा जाता वह तुरंत लीवर को दबा देता। मतलब उसको एकदम पता चल गया कि उस ऊपर में पेटी में जो रखा जा रहा है इस लीवर को दबाने से गिरता है तो तुरंत दबा देता। स्किनर के इस प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनुबंधन में पुनर्बलन या प्रबलन रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया के घटित होने पर निर्भर करती है। ऐसे प्रयोगों में एक प्राणी को प्रबलन तभी प्राप्त होता है जब प्राणी प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित अनुक्रिया करे। इस प्रकार इस प्रयोग में चूहा भूखे होने के कारण ड्राइव होता है और सक्रिय रहता है। अब वही बात है कि उसका पेट भरा रहता है। स्किनर ने लीवर के क्रिया के निम्नलिखित कारण बताए हैं। उसने ये बताया कि उसको भूख लगी हुई थी। वो ज्यादा फोकस जो है खाने पे नहीं कर रहा है। वो ये मेरा भी यही कहना था कि जब पावलो एंड थॉर्नडाइक ने ये किया तो उन्होंने उसको जो है भूखा रखा और भूखे रखने की वजह से वो लोग जो है उनकी उत्तेजना ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इनका कहना है स्किनर का कि भूख के कारण वो कर रहे थे और इधर उधर हाथ मारना और लास्टली उनको पता चल जाता था कि यहाँ पे ये करने पे मुझे खाना मिलेगा तो इमीडिएट कर देते थे। तो ये चीजें जो है वो इन्होंने प्रूव किया। इसके बाद यहाँ पे जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब यहाँ पर जो है अनुक्रिया अनुबंधन और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस है।
ये क्वेश्चन उतना आता नहीं है, लेकिन मैं दे दी हूँ कि अगर आ जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 पॉइंट्स है इसमें। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी पे। इंटेलिजेंस थ्योरी से भी क्वेश्चन रहता है। वैसे इस बार तो चांस नहीं है आने का, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि आ जाएगा, तो मैं लेकर के आ गई हूँ। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है, और इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में बताया है कि कौन कौन से जो है इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। इसमें 7 है, 7 है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे सीटेट में भी पढ़ाना था। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसा हम समझते हैं, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड, भाषागत बुद्धि, तार्किक और गणितीय, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने बताया है। फिर है देशिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, जो कल मैं आपको बता भी रही थी सीटेट के क्लास में, जो पिक्चर से रिलेटेड रहता है, पिक्चर में जो चेंजेस आते हैं, विजुअल जो चेंजेस आते हैं, वो स्पेशियल। और उसके बाद है आपका संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस को भी उन्होंने शामिल किया है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो शरीर से रिलेट करता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रेरणा, उद्देश्य, व्यवहार और भावनाओं का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। आपको किसी का जो है बिहेवियर अच्छा लगता है, उसके बात करने का तरीका अच्छा लगता है, तो आपका रिलेशन वहां पे बनता है। वो अंतर्व्यक्ति इंट्रापर्सनल, यह बुद्धि वह योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तक कमजोरियों का ज्ञान होता है। इसमें अपने बारे में, आपको इंट्रापर्सनल अपने बारे में, इंटरपर्सनल में दूसरों के बारे में पता रहता है। ठीक है, अब आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। समायोजन शब्द का अर्थ है फिट होना, उपयुक्त बनाना, अनुकूलन। ये क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये शॉर्ट में दे देगा, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। समायोजन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति की कोशिश करता है कि उसकी आवश्यकता और इच्छा, आग्रह, बदलती जीवन स्थिति के बीच संतुलन। समायोजन जो है एक्चुअली में संतुलन होता है। आपने अपने सिचुएशन के साथ और अपनी इच्छाओं के साथ जो बैलेंस बनाया है, उसको समायोजन बोलते हैं। वेबस्टर ने क्या कहा है? समायोजन सद्भाव, अनुरूपता, अनुकूलन या की तरह प्रतिनिधित्व के रूप में एक कार्य करता है, वो समायोजन होता है। संतोषजनक संबंध की स्थापना है। सीवी गुड का भी दिया हुआ है, शेफर का भी दिया हुआ है। 3 तो यहाँ पे आपके डेफिनेशन हो गए। अगर ये शॉर्ट में आ जाता है तो डेफिनेशन इनका जरूर लिखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, समायोजन की प्रकृति क्या होती है? यह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 2 तरफा प्रक्रिया है। मतलब कि आपको अपनी इच्छा और सिचुएशन दोनों तरफ से आपको कंट्रोल करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए 2 तरफा है। यह आवश्यकता में कमी की प्रक्रिया है, मतलब जो चीजों की जरूरत है वो कमी है, इसलिए किया जाता है। यह एक उपलब्धि है, जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो इंसान में रियली में क्वालिटी अच्छी होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में ये एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समायोजन का क्षेत्र कहाँ का होता है? स्वास्थ्य, भौतिक वातावरण, गतिविधियां, सेक्स, विवाह, सामाजिक, मनोविज्ञान, सब जगह पे होता है। समायोजन कोई एक जगह पे नहीं होता है। मापन करने की तरकीब जो है वही है, परीक्षण तकनीक, प्रोजेक्टिव तकनीक, इन्वेंट्री तकनीक, वही है पहले वाला जो हम लोग किए थे। एक अच्छी तरह समायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या है? अपनी ताकत और सीमा के बारे में जागरूकता, उसे जाने कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। अपनों और दूसरों का सम्मान करना, आकांक्षा का पर्याप्त स्तर, बुनियादी जरूरत के संतोष, ये सारे जो है एक समायोजित व्यक्ति, एडजस्टेड व्यक्ति का लक्षण है। और यही जो है प्रतिभाशाली बच्चों का भी लक्षण है। अब आइए देखते हैं प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन। ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। प्रेरणा वो प्रक्रिया है जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहारों को आरंभ, मार्गदर्शन और बनाए रखती है। मतलब कि आपको अगर कुछ काम करना है, मोटिव है आपका, तो वो जो आपने मोटो बनाया, अपना लक्ष्य बनाया है, उसको पाने के लिए एक पुश जो मिलता है, एक आपको आगे बढ़ाने के लिए जो एक मीडियम मिलता है, वो प्रेरणा है, वो मोटिवेशन है। यह वही है जो आपके कार्य करने का कारण बनता है, चाहे प्यास कम करने के लिए एक गिलास पानी मिल रहा हो या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक किताब पढ़ना। ठीक है, ये मोटिवेशन है। प्रेरणा केवल उन कारकों को संदर्भित नहीं करती जो व्यवहार को सक्रिय करते, इसमें वे कारक भी शामिल है जो इन लक्ष्य निर्धारित कार्यों को निर्देशित और बनाए रखते हैं।
मतलब कि आपने जो लक्ष्य ये किया है, ऐसा नहीं कि उसे पूरा करना है, उसको बनाए भी रखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको रुकने का जो है वो मोटिवेशन का ये नहीं होता है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए ही प्रेरित करता है। प्रेरणा के प्रकार क्या है? बाहरी प्रेरणा जो व्यक्ति के बाहर से उत्पन्न होती है, अक्सर ट्रॉफी मिलता है आपको, कोई भी जो पुरस्कार मिले उसके अकॉर्डिंग। आंतरिक प्रेरणा जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, आपको अंदर से जो फील होता है वो होता है आंतरिक। उपयोग क्या है इसका? प्रेरणा के लिए कई अलग अलग उपयोग है। यह सभी मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, आपको लक्ष्य प्राप्त हो इसके लिए कार्य किया जाता है, ये प्रेरणा है। देखिए इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स तो है नहीं, इसमें सारे के सारे इजी में उठा कर लाई हूँ। एक्चुअली ये बुक में नहीं मिला, मैं अलग जगह से लेकर आई हूँ। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे होता है वो है, ठीक है। तो प्रेरणा भी हो गया। अब यहाँ पे ये जितने भी पीडीएफ मिले हैं आपको पता है ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये प्रेरणा के घटक हैं। और आज हमारा पेपर 2 भी खत्म हुआ, हम बहुत जल्द जो है पेपर 3 लेकर आएंगे। एक्चुअली कंटिन्यूअस क्लास लेने की वजह से थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन मैं अभी इधर आप लोगों के साथ रिस्क नहीं लूंगी। कल मैं फिर से आप लोगों के लिए जो पेपर 3 है वो उसका मैराथन लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।